हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लारावल को इंस्टॉल किया था हमने, प्रोजेक्ट को सेटअप किया था और उसके अलावा हमने डाटाबेस से कनेक्टिविटी की थी। तो आपको लास्ट वाला वीडियो है वो आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कि एक्चुअल में जो लारावल है वो वर्क कैसे करता है, उसमें क्या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हमको इसको यूज़ करने में बहुत ही आसानी होती है। तो फर्स्ट थिंग, ये MVC पे वर्क करता है। MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको तीन चीज़ें मिलती है कॉमनली। एक तो मिलता है हमको मॉडल, तो हमको मॉडल यहाँ पे मिलते हैं ऐप के अंदर। ये रहे हमारे सारे मॉडल। उसके अंदर हमें कंट्रोलर मिलते हैं HTTP कंट्रोलर्स के अंदर हम कंट्रोलर्स लिखते हैं। और उसके बाद हमको मिलते हैं राउट्स। और जो हमारा व्यू है वो हमें मिलता है रिसोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर लूँगा। यहाँ पे मैंने MVC को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि MVC जो है वो लारावल कैसे यूज़ करता है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर का थ्रू MVC यूज़ करता है। तो जो लारावल वो है वो MVC पे बेस्ड फ्रेमवर्क है। PHP पे भी है और MVC पे भी है। PHP एक लैंग्वेज है और MVC एक आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको F फोल्डर मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कंसोल मिलता है, इसके अंदर कर्नल मिलता है। तो जो कर्नल होता है वो मेन कोर पार्ट होता है, यही से हमारे ऑटो लोड फाइल है और वो सारी चीज़ें, शेड्यूलर, ये सारी चीज़ें चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा शेड्यूलर लगा हुआ है, कमांड लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलर होता है। तो यदि कोई हमारे एक्सेप्शन आता है तो ये हमें हैंडल करके देता है। उसके बाद मेन जो हमारा फोल्डर होता है जो कि हम प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये सारे फोल्डर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम बाद में धीरे धीरे जब हम दूसरे फोल्डर्स के साथ देखेंगे कि हमको जब यूज़ आएगा, जब कर्नल हम यूज़ करेंगे, हैंडलर यूज़ करेंगे, तब आपको बेटर वे में समझ में आएगा। अभी आपको जो मेन फोकस करना है फोल्डर स्ट्रक्चर पे वो है HTTP। तो यहाँ पे कंट्रोलर्स आ जाते हैं। कंट्रोलर्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल कंट्रोलर ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर ऐसे लिखते हैं, क्लास बनाते हैं, उसके अंदर हम फंक्शन बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि ऐप के अंदर हम HTTP के अंदर कंट्रोलर्स लिखते हैं इन लारावल। उसके बाद हम यहाँ पर और फोल्डर बना के कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि एडमिन के अलग बन जाए, वेबसाइट के अलग बन जाए। उसके अलावा हम कोई एडमिन के अंदर भी मल्टीपल डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसके अलग बन जाए। वो सारी चीज़ें हम करते हैं। यहाँ पे हमारे आते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी एक काम करते हैं कि हमें कोई वैल्यू डाटाबेस में सेव करवानी है, रिट्रीव करवानी है, तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर को कमांड करते हैं कि हमको ये डाटा चाहिए। तो वो क्या करता है, मॉडल को कॉल करता है, मॉडल डाटाबेस से कनेक्टिविटी करके हमको डाटा देता है। पर मिडलवेयर क्या करता है, जैसे कि हम एक ऑथेंटिकेशन का ही एग्जांपल ले लें, हमें ऑथेंटिकेट करना है तो हम क्या करेंगे, बार बार चेक करेंगे। इससे अच्छा हम एक मिडलवेयर लगा देंगे तो वो क्या करेगा, बार बार ऑथेंटिकेशन चेक ऑटोमेटिकली करता रहेगा जब जब वो मिडलवेयर कॉल होगी। मतलब कि उस मिडलवेयर के अंदर जितने भी राउट्स होंगे वो कॉल होंगे तो वो बार बार चेक करता रहेगा। इसी तरीके से हम कोई दूसरा भी कर सकते हैं कि जैसे हमको कोई डाटा है उसको पहले चेक करना है और फिर बाद में उसको सेव करवाना है, तो हम पहले मिडलवेयर में सेव करवा सकते हैं या मिडलवेयर में चेक कर सकते हैं। मतलब हम काम को और कैटेगराइज कर सकते हैं मिडलवेयर की मदद से। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट भी हम बाद में साथ में पढ़ेंगे कि रिक्वेस्ट क्या होता है। इसके लिए अभी हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, अभी हमको मेन मिडलवेयर और कंट्रोलर का ही देखना है। उसके बाद हमारे पास मॉडल आ जाते हैं। तो मॉडल में क्या होता है कि जितनी भी हमारी टेबल्स होती है डाटाबेस की, उसको कनेक्ट करने के लिए हम मॉडल बनाते हैं और मॉडल के अंदर हम कुछ इस तरीके से फंक्शंस भी लिख सकते हैं, हम पैरामीटर भी लिखते हैं, हम फिलेबल प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं कि हमको कौन कौन से जो वैल्यूज़ है या फिर कॉलम्स है वो अपडेट करवाने हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें मॉडल के अंदर भी लिख सकते हैं। तो उसका एक पूरा वीडियो आएगा मॉडल के लिए, आपको 2 से 3 वीडियोस बनेंगे जिसमें रिलेशनशिप भी क्लियर होगा कि मॉडल के अंदर हम रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं और कंट्रोलर के अंदर हम रिलेशनशिप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, डाटा को कैसे फेच कर सकते हैं, जॉइंस कैसे लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये बेसिकली होता है ओवरव्यू ऑफ ऐप का। उसके बाद हम चला जाते हैं बूटस्ट्रैप में।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी बूटस्ट्रैप कनेक्ट होती है जो कि लारावल बाय डिफ़ॉल्ट देता है, और ये भी ऑटोमेटिकली बनता है। इसको भी आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है जब भी आप प्रोजेक्ट सेटअप करते हो। इसके बाद कॉन्फ़िग में आ जाते हैं। कॉन्फ़िग में भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सर्विसेज मिल जाती है, जैसे सेंटम है। सेंटम हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सेशन हमारा PHP यूज़ करता है। मेल हम मेल फंक्शन मेल भेजने के लिए यूज़ करते हैं। फाइल सिस्टम अभी के लिए हमारे पास जो मेन है वो मेन है डाटाबेस। तो डाटाबेस के बारे में मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे हम MySQL ENV में पास करते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है वो कनेक्शन स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे व्यू है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में क्लियर करेंगे। तो कॉन्फ़िग के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो app.php है जिसमें हम सारी की सारी ये जितनी भी क्लासेस होती है उनको इनहेरिट करते हैं और प्रोवाइडर को भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। कॉन्फ़िग के बाद हमारे पास आता है डाटाबेस। तो डाटाबेस के अंदर हम प्री डिफाइंड जो डाटा होता है, सीडर होता है, फैक्ट्री होता है, उसको हम यूज़ करते हैं कि आपका पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है और उसका डाटाबेस आपके पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, और यदि आपके पास सीडर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है या फिर आपके पास माइग्रेशन के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरे को टेबल बनानी है तो मैंने यहाँ पे माइग्रेशन लिख सकता हूँ। तो मैं जैसी माइग्रेशन रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी टेबल है वो बन जाएगी। इस तरीके से मैं फैक्ट्री भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यूज़ फैक्ट्री आ गया। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली डाटा जनरेट हो जाएगा, रैंडम डाटा, या फिर आप फैक्ट्री की मदद से बहुत सारा दूसरा काम भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी हम बाद में आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये है नोड मॉड्यूल। इसको आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है हर एक प्रोजेक्ट में और हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है पब्लिक फोल्डर। तो हमारा जो मेन जो फोल्डर होता है वो होता है पब्लिक फोल्डर, जिसमें कि हम जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं और जितनी भी चीज़ें होती है और जितनी भी CSS JS वो सारी की सारी चीज़ें हम लगते हैं पब्लिक फोल्डर में। और इसके साथ आता है स्टोरेज फोल्डर। स्टोरेज फोल्डर में हम कभी कभी कैटेगराइज करके जो चीज़ें हम अपलोड करवाते हैं, जो यूज़र से अपलोड कराते हैं और जिनका URL हम अपन को पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रखना है, उनको हम स्टोरेज में डालते हैं, और जिनका URL हम अपन को पब्लिकली एक्सेसिबल रखना है, जैसे कोई इमेज है जो कि किसी ब्लॉग में लगा रखी है और वो सारी पब्लिकली एक्सेस है, तो उसको हम क्या करेंगे, पब्लिक में डाल देंगे। और यदि हमको उसमें से जो इमेज है वो अपनी वेबसाइट पे ही शो करवानी है, यदि उसका URL कॉपी करके कोई दूसरी जगह यूज़ करे तो वो URL ओपन ना हो, तो उसके लिए हम स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे htaccess है, फेविकन आइकन है और index.php है। तो यहाँ पे पूरे पूरे फोल्डर बनते हैं इमेजेस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो आपको मैं एक रियल एग्जांपल के लिए एक मेरा प्रोजेक्ट है उसको ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सबलाइन। यहाँ पे सबलाइन ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने पब्लिक फोल्डर ओपन किया। इसके अंदर एडमिन पैनल के अंदर ब्लॉग के अंदर इमेजेस, फिर वापस यहाँ पे इमेजेस के अंदर ब्लॉग, एम्प्लॉय की इमेजेस, उसके बाद यहाँ पे टास्क हो गया, फ़ॉन्ट हो गए, कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, एसेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, इसके वापस इमेजेस है, इसके अंदर वापस हर एक कैटेगराइज की इमेजेस है बहुत सारी। तो इस तरीके से हम पब्लिक फोल्डर को मैनेज करेंगे, और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि पब्लिक फोल्डर को कैसे पूरा प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। अब आ जाते हैं हम रिसोर्सेस में। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले मिलता है CSS JS और Vue। तो CSS और JS हम पब्लिक में भी लिखते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते, बट बेसिकली हम पब्लिक में ही लिखेंगे सारा सब कुछ, कि हमारा जो है वो रिसोर्सेस ओनली Vue के लिए ही यूज़ आए। बट बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लारावल का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको CSS और JS यहाँ पे मिलती है, इसको हमको छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे आप कंपोनेंट बना सकते हो, लेआउट बना सकते हो, प्रोफाइल है। यहाँ पे आपका जो HTML का जितना भी काम होता है जो कि हम ब्लेड इंजन को यूज़ करके करते हैं, तो वो सारा का सारा काम आपका व्यू के अंदर होता है, रिसोर्सेज के अंदर। तो इसको भी हम फुल्ली कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं व्यूज़ पे, सोर्स पे। यहाँ पे CSS JS आप देख सकते हैं। व्यूज़ के अंदर एडमिन पैनल के अंदर वापस पेजेस के अंदर ब्लॉग के अंदर पेजेस। यहाँ पे कैटेगरी के अंदर पेजेस, एम्प्लॉय के अंदर पेजेस। इसको मैं बंद करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने वेबसाइट का अलग बना रखा है पूरा। तो ये वेबसाइट के सारे पेजेस, प्रोफाइल के अलग, वेंडर के अलग, लेआउट के अलग,
ईमेल के अलग, कंपोनेंट के अलग। तो इस तरीके से आप पूरा पूरा सेक्शन डिवाइड कर सकते हो रिसोर्सेज के अंदर भी। तो आगे वाले वीडियो में हम जब रिसोर्सेज यूज़ करेंगे प्रॉपरली तो हम वहाँ पे पूरा का पूरा डीपली समझेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आ जाता है राउट। तो राउट में जो api.php होता है ये आता है बेसिकली API के लिए यूज़। और यहाँ पे मैंने आपको सेंटम बताया था, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए मिडलवेयर यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप मिडलवेयर लिख सकते हो। तो जो API है उसको एक्सेस करने के लिए हमको API आगे लगाना पड़ता है URL के आगे, और इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको CSRF टोकन की नीड नहीं होती। CSRF टोकन क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जितने भी वेब के URL है वो यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि आपको ये बनाना है, ये करना है, तो यहाँ पे आप URL बनाओगे। जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा राउट है, यहाँ पे हमने वेब ओपन कर लिया और यहाँ पे हमारे सारे के सारे ये URL है। तो इस तरीके से आप URL बना सकते हो। इसके बाद हम चलाते हैं स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें भी हम पूरा पूरा जो हमारा पब्लिक का काम है वो यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट है। तो टेस्ट का हमें अभी कोई मीनिंग नहीं है, हम इसको भी बाद में देखेंगे। टेस्ट और वाइट प्रोजेक्ट। वाइट प्रोजेक्ट क्या, हमें ये वाइट का सपोर्ट देता है, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। मेन हमारा जो है अभी वो है वेंडर। तो वेंडर बेसिकली क्या होता है, जितने भी आप कंपोजर या लाइब्रेरीज यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, उसका एक लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल करता है। जैसे आप कंपोजर रन करोगे आपकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये क्या करता है, जैसे लारावल है, लारावल का ब्रिज यूज़ किया अपन ने, तो यहाँ पे ब्रिज की लाइब्रेरी पूरी आ गई, उसका सोर्स कोड आ जाता है, उसके कंट्रोलर्स आ जाते हैं, उसका सब कुछ आ जाता है। तो जो हमारा मेन फोल्डर होता है वो वेंडर ही होता है। यदि वेंडर नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट रन ही नहीं होगा, क्योंकि उसको डिपेंडेंसी ही नहीं मिलेगी। तो डिपेंडेंसी के लिए सबसे मेन फोल्डर होता है वो वेंडर होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं फाइल्स में, क्योंकि हमारा फोल्डर सारे ख़त्म हो चुके हैं। composer.json। तो ये जो होती है फाइल वो आप यूँ देख सकते हो कि कोर पार्ट होता है। इसमें अपनी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कि आप PHP का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, ये मतलब जो भी आप रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हो, या फिर आप जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो उसका कौन सा वर्जन है। जैसे लारावल ब्रिज का 1.28 है, लारावल पिंट का 1 है, लारावल सेल का 1.81 है। जो भी आप वर्जन यूज़ करते हो, जो भी कंपोजर यूज़ करते हो, तो सारे का सारा यहाँ पे आपको दिख जाता है। और सारे के सारे आप यहाँ पे डिस्क्राइब, ये ऑटोमेटिकली डिस्क्राइब हो जाते हैं जब भी आप कंपोजर रन करोगे या सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है और कितनी चीज़ें यूज़ कर रहा है। कंपोजर लॉग जो है वो ऑटोमेटिकली ये फाइल बनती है हर एक सिस्टम में। तो जब भी आप कंपोजर रन करते हो या फिर प्रोजेक्ट रन करते हो तो कंपोजर लॉग की एक फ़ाइल बन जाती है। पैकेज लॉग डॉट जेसन ये भी ऑटोमेटिकली बनती है, और पैकेज जेसन ये भी ऑटोमेटिकली बनती है। इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हम वाइट कॉन्फ़िग जेस। तो वाइट को यदि आपको कॉन्फ़िग करना है तो आपको ये इंपोर्ट, वो जो हमारा लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम आई थी वाइट की, तो उसकी वजह से हमने जो कंपोजर रन किया था, सारी चीज़ें की थी, उसकी वजह से ये फाइल बनी है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। टेलवाइंड, ये टेलविन जेएस है, तो उसके लिए भी ये फाइल ऑटोमेटिकली बन जाती है। और ये फाइल होती है रीडमी। तो रीडमी के अंदर हम कमेंट लिख सकते हैं कि हमने ये चीज़ यूज़ की है, यहाँ पे ये फोल्डर यूज़ किया है, यहाँ पे हमने ये राउट यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोजर के अंदर रन करते हैं हम, तो उसके लिए भी ये कुछ कुछ जो है वो रीडमी फाइल के अंदर डाल देता है। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा लारावेल का जो फोल्डर स्ट्रक्चर था उसका ओवरव्यू। इसके लिए हम डीपली हर एक को लेंगे, ऐप को अलग लेंगे, रिसोर्सेज को अलग लेंगे, पब्लिक को अलग लेंगे, और फिर अलग अलग पढ़ेंगे। और वो सारी चीज़ें हम साथ में कंप्लीट करते रहेंगे, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा समझ में आपको आएगा नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे कंटिन्यूसली तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे जाती है, ये चीज़ यहाँ से सेव होती है, ये चीज़ यहाँ पे होती है, और इस चीज़ का ये यूज़ है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।